नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी दोनों ही रिकॉर्ड हाइस पर हैं भारतीय बाजारों में। सोना अगर 70,000 के पार निकला है तो भारतीय बाजारों में चांदी 80,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। वहीं चाय पर सरकार के लिए फैसले से चाय का बाजार गर्म है, नरम है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चैनानी, विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड CEO महेंद्र लुनिया, साथ ही मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दवानी हमारे साथ जुड़ेंगे और चाय पर आई खबर के लिए साथ जुड़ेंगे टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया। लेकिन सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों का हम इतने सालों से भरोसा करने के लिए धन्यवाद जताना चाहते हैं। आपका चहेता चैनल CNBC आवाज की बादशाहत बरकरार है। आज आए ताज़ा TRP आंकड़ों से ये फिर से साबित हुआ है। 52.5 के साथ CNBC आवाज़ है देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल। मार्केट आवर्स के दौरान आवाज़ का मार्केट शेयर 57.3% और बात करें अगर मेगा सिटीज़ की तो यहाँ पर नियरली 68% मार्केट शेयर के साथ आवाज़ का डंका बज रहा है। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके बिना हो ही नहीं सकता था। एक और हफ्ता जहां पर हमने CNBC आवाज की TRPs ऑन टॉप यहां पर आते हुए देखी है, लेकिन बात यहां पर सोने की करते हैं क्योंकि एक और हफ्ता जहां पर ऑल टाइम हाईज यहां पर बरकरार हैं। रनिशा, ऑल टाइम हाईज पूरा एक हफ्ता, आज 8वां दिन है जब हमने एक नित नया ऑल टाइम हाई यहां पर बनता हुआ देखा है। कैसे देखती हैं करंट लेवल्स को और अब यहां से क्या कुछ असमंजस है, कॉशन है, मुनाफा वसूली का डर है, कैसे देखता है बाजार? यस मनीषा, ये काफी एक मिस्ट्री है कि गोल्ड की प्राइसेस लगातार एक हफ्ते से बढ़ रही है विदाउट एनी नोन रीजन। हमें पता था कि इंटरेस्ट रेट्स कट आने वाले हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, बाकी सारे फंडामेंटल्स ही पॉजिटिव थे, बट लगातार जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही है, वन वे रैली आई है, थोड़ा एक मिस्टीरियस है ये। मुझे लगता है कि जब तक हमें पता चलेगा कि क्या रीजन है तब तक ऑलरेडी प्राइसेस और बढ़ चुकी होंगी। तो मुझे लगता है थोड़ा ये कॉशन रहना चाहिए ये प्राइसेस पर। जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और मैं कहूंगी कि जितना हो सके थोड़ा स्टे अवे रहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि काफी वॉल्टिलिटी है। 1000 पॉइंट अपसाइड डाउनसाइड दोनों हम देख रहे हैं प्राइसेस में ऑन द सेम डे। तो ओवरबॉट जोन पर है, सारे ऑसिलेटर्स ओवरबॉट है, तो मुझे लगता है कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट जिस तरह से ये रैली चल रही है मुझे लगता है कि शायद ये $2350 पर शायद जाके रुके एंड इंडियन टर्म्स में मुझे लग रहा है शायद हम 71,000 का नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ से जा सकते हैं। बट बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। कभी भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह की तेजी है एक तरफा है और वो कौन खरीद रहा है, कौन कितना खरीद रहा है उसकी भी इंतजार एज ऑफ नाउ यहाँ पर बाजार को है। माना यही जा रहा है कि काफ़ी हद तक पेपर गोल्ड यहाँ पर बाइंग है, लेकिन वो भी कहाँ है, किसकी है, वो अभी डिटेल जब तक नहीं आती हैं। कुछ कॉशियसनेस यहाँ पर बरतनी बहुत अच्छी होगी। महेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं करंट गोल्ड प्राइसेस? क्या खरीदारी में कुछ यहाँ पर हॉल्ट लगता हुआ नजर आया है? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके CNBC के पूरे टीम को बधाई देना चाहूंगा कि फिर से एक बार आप नंबर 1 बन चुके हैं। पहले से भी पता है, हर एक को पता है कि नंबर 1 है CNBC, लेकिन फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। मैडम, बात ऐसे है ना कि गोल्ड की जो प्राइजेस है इसमें कोई चौंकाने वाली बात थी ही नहीं कि बढ़ रहे हो, लेकिन इसमें जोरदार तरीके से बढ़ेंगे ऐसे कभी लगा नहीं था। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है और हम जो बात करते हैं वो हमेशा लॉन्गर टर्म की बात करते हैं। तो लॉन्गर टर्म में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड में तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम कि आप बाय करें, क्योंकि $2200 का जो रिकॉर्ड हाई था वो तोड़ने के बाद अभी $2300 तक आ चुका है। और नेक्स्ट टारगेट जैसे अभी बताया अपने सहयोगी ने भी 2350 का हो सकता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि उसके आगे भी जा सकता है शायद। तो गोल्ड की जो प्राइजेस है 71,000 72,000 तक आपको अभी 2-4 दिनों में ही देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 15 तारीख के बाद हो सकता है थोड़ा इसके ऊपर लगाम आ जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश मुझे कम लगा नजर आ रही है। महेंद्र जी, भावों में तो यहाँ पर जैसे कहा गया कि मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, शायद और यहाँ पर प्राइसेस चढ़ ही सकते हैं, लेकिन अब बाजार का अंदाजा क्या है? क्या अभी भी लोग इन लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं? क्या नई बाइंग इस स्तरों पर आ रही है? नई बाइंग की बात करूंगा फिजिकल गोल्ड में, तो फिजिकल गोल्ड में अभी बातें उतनी नहीं हो रही। हमारे जो दोस्त है वो बता रहे हैं हमें कि थोड़े से रुके हुए कस्टमर, थोड़े से सदमे हुए हैं।
लेकिन हम जब डिजिटल की बात करते हैं हमारे पास अभी भी बुकिंग हो रहा है और बहुत जोर शोर से बुकिंग हो रहा है। और इस लेवल पे क्योंकि लॉन्गर टर्म होराइजन होता है डिजिटल गोल्ड में, तो उसके कारण लोग अभी भी मान रहे हैं कि आगे के जो टारगेट्स है वो बहुत अच्छे हैं, 3000 तक भी जा सकता है। पॉसिबली कई चैनल्स पे हमने देखा है कि 1 जनवरी 27 तक गोल्ड के रेट 1,15,000 तक पहुंचने की बातें हो रही है। तो इस कारण से अभी भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के भी ट्रांस की बात करो तो अभी वहां पर देखो ऑनलाइन में बिकवाली बहुत कम हो चुकी है, बिकवाली बहुत कम हो चुकी है, वहां पे डिमांड आ रही है। एब्सोल्युटली रनिशा, ये बात तो सभी यहाँ पर कह रहे हैं कि रिडेम्पशंस नहीं है, कोई सोना अपना इन कैश नहीं कर रहा है, लोग सोना होल्ड करके बैठे हैं और खरीदार चाहे कम हो लेकिन छोटी मोटी बाइंग कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रही है। तो जैसे महेंद्र जी कह रहे हैं फिजिकल में कम है, डिजिटल में ज्यादा देखने को मिली है, आप कैसे देखती हैं बाजार की कैटेगराइजेशन को? मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एसआईपी के थ्रू अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लमसम बाइंग अभी थोड़ी मिसिंग है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा कम हो चुका है। समय लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद प्राइसेस इतना ना बढ़े, एक करेक्शन का सब वेट कर रहे हैं। तो लमसम बाइंग थोड़ी कम हो रही है, बट यस एसआईपी की काफी हम रिक्वेस्ट देख रहे हैं और एसआईपी बाइंग काफी हो रही है। लोगों को हर लेवल पे एवरेज आउट पता है करना चाहिए और उन्हें ये मिस नहीं करनी है रैली। तो एक फोमो फियर भी आ चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम इतना रैली में रह चुके हैं तो चलो अभी एंटर कर लें, अभी शायद हमें आगे चल के प्रॉफिट मिले। और जिस तरह से आगे टारगेट्स आ रहे हैं 75,000 80,000 बाय नेक्स्ट ईयर, तो वो रैली को लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है एसआईपी में लोग अभी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल गोल्ड एंड थ्रू फिजिकल गोल्ड बोथ। ओके साथ ही चांदी की अगर बात की जाए तो रनिशा यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो इतना ऊपर नहीं लेकिन भारतीय बाजारों में 80,000 के आसपास। यस चांदी जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा था काफी टाइम से, फाइनली बेस मेटल्स में जब से ये रैली स्टार्ट हुई है कॉपर एल्यूमिनियम में, तो हमने फाइनली देखा है कि चांदी में भी $26 का ब्रेकआउट लेवल आ चुका है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है $27 के आसपास। मुझे लगता है अभी इमीडिएट जो है ये इस तरह की रैली कंटिन्यू रहेगी। जो नियर टर्म टारगेट्स है वो हम $30 रहेंगे, 90,000 यहाँ से मुझे लग रहा है चांदी जा सकता है। जो रैली बच चुकी है मुझे लग रहा है लोग शायद गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके सिल्वर में शायद शिफ्ट होंगे। और जिस तरह से गोल्ड सिल्वर मार्केट में जो मिस्टीरियस बाइंग आ रही है, कहा जा रहा है कि शायद बाकी मार्केट्स में इक्विटी मार्केट्स और बिटकॉइन में क्रिप्टोस में लोग प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव बाइंग आ रही है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी सिल्वर में भी काफी स्पेकुलेशन हो रहा है, शॉर्ट टर्म में इतने ज्यादा प्राइस गेन्स थोड़े रिलायबल नहीं है, तो स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। बट ये लॉन्ग टर्म में ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है गोल्ड सिल्वर दोनों में। मुझे लगता है अभी भी सिल्वर यहाँ से 90,000 आ सकता है, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। ऑलराइट महेंद्र जी, एक फाइनल सवाल, आप कैसे देखते हैं यहाँ से अब मार्केट को आगे जाता हुआ? थोड़ी कॉशन है, थोड़ी असमंजस भी है, लेकिन खरीदारी निचले स्तरों पर है। किस तरह से लेना चाहिए सोना अभी यहाँ पर कोई लेना चाहे, और कितने लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसको देखना चाहिए, क्योंकि मुनाफा वसूली कभी भी आ सकती है? मुनाफा वसूली छोटे टर्म के लिए आ सकती है। 1,000-1,500 रुपए का आपको मे भी पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए तक का आपको डीपर साइड मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई आपको नीचे आने की संभावना है गोल्ड के बारे में। लेकिन अगर अपर साइड आप देखते हो तो अपर साइड में अभी सच में पार्टी शुरू हुई है। तो यहाँ पर से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड में, और वो भी अगर डिजिटल गोल्ड में जाते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाते हो, तो वहां पर से आपको बहुत बड़ा लॉन्गर टर्म तक आपको एक व्यू मिलेगा। पॉसिबली अगर आप 2-3 साल का नजरिया लेके चल रहे हो, 1,15,000 के रेट हम आते हुए 2027 में देखते हैं। ऑलराइट, यानी कि तेजी बरकरार है, पार्टी अभी शुरू हुई है, फंडामेंटल्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, तो इन सब का फायदा हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे सोने और चांदी दोनों में। तो शॉर्ट करने की राय नहीं है, कॉशन रहने की राय यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, लेकिन अभी भी डिप्स मिले तो खरीदारी करें, फिजिकल में स्पेशली, और डिजिटल में तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे खासे हमने नंबर्स बनते हुए देखे ही हैं। रनिशा, महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम अपनी इनसाइट शेयर भी करने के लिए।
बात अब यहाँ पर चाय की करेंगे, जहाँ पर कुछ कंसर्न जरूर हैं, जिस तरह की मैंडेटरी ऑक्शंस की बात की जा रही है। हमारे साथ टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया हैं। संदीप नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। चाय में काफ़ी सारा उबाल है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपसे जो ये लेटेस्ट ऑक्शन नॉर्म्स हैं वही समझना चाहेंगे और कैसे बाजार को ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे आपके नंबर 1 चैनल पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जहाँ तक 100% डस्ट का सवाल है, जो कि अभी लेटेस्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभियान शुरू किया है, उसका एक मुख्य मुद्दा ये है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आ रहे हैं कि काफ़ी पेस्टिसाइड रेसिड्यू और कॉन्टामिनेटेड चाय की अवेलेबिलिटी मार्केट में है। उसको टेक केयर करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने टी बोर्ड और एफएसएसएआई के थ्रू एक अभियान शुरू किया है, जिसके थ्रू जो भी ये सोर्स हैं जिसके जहाँ से ये जहरीले चाय सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं, वो उसका सोर्स कहाँ है और वो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया था कि अगर आप 100% डस्ट को ऑक्शन में डालें तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन में पता चल सकता है और उसको टैकल किया जा सकता है। उसको दिशा देने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने टी बोर्ड के थ्रू ये 100% डस्ट का अभियान शुरू किया है और उसको नोटिफाई किया था। अब ये 1 अप्रैल से शुरू होने की बात है और इससे ये पता चलेगा कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन कहाँ से आ रही है और हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो दूसरी एसोसिएशंस या कई चाय की कंपनीज की तरफ से अब इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो क्यों है? देखिए, कोई भी चीज़ जब लागू होती है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री एज अ होल की बात करें तो आईटीए और टाई 2 मुख्य एसोसिएशन है जो इसे सपोर्ट किए हैं और ये एक दिशा है जहाँ की हम अपने कंज्यूमर को एक सेफ और हेल्दी चाय सप्लाई कर सकते हैं। और टाई और आईटीए दोनों मिलकर इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट की जा रही है जहाँ की छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोड्यूसर का सैंपल टेस्टिंग होगा और जो भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे उसको टैकल किया जा सकता। संदीप जी, साथ ही साथ चाय एज अ सेक्टर पर भी आपसे जानना चाहेंगे एज ऑफ नाउ क्या स्टैंड है, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है कि क्रॉप भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं, प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा इजाफा इतना कि चाय का सेक्टर बहुत मुनाफा वहाँ से ले जा सके ऐसा भी हाल नहीं था। लेकिन अब नए सीजन में किस तरह के नंबर्स हैं? अगर आप कुछ साल देखें तो हमेशा एक ओवर सप्लाई की सिचुएशन इंडस्ट्री में बनी हुई है जहाँ 54% अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है और ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ तक है वो स्टेबिलिटी के मोड में आ गया है, क्योंकि सारे कंप्लायंस मोरलेस ऑर्गेनाइज सेक्टर के परव्यू में ही आती हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए जहाँ की छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी उस कंप्लायंस एमआरएल कंप्लायंस के जरिए में आ जाए। तो अगर आप चाय इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ साल से ओवर सप्लाई की सिचुएशन बनी हुई है और चाय बीइंग अ वेरी इलास्टिक कमोडिटी, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड में प्राइस में प्रेशर क्रिएट रहता है। और अगर आप देखें लास्ट 20 साल में चाय की कीमत प्रति वर्ष 2 से 3% बढ़ी है, जबकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 से 8% बढ़ा है। तो यदि 20 साल में इम्पैक्ट देखें तो चाय की कीमत अभी तक दुगना भी नहीं हुई है, जबकि हमारी जो कॉस्ट है वो 4 गुना हो गई। सो सिचुएशन में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है और इसको अंजाम देने के लिए हम लोगों की तरफ से टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ कि अर्ली क्लोजर को कंसिडर किया जाए। दिसंबर महीना जहाँ की जिसको कि एक लीन पीरियड बोला जाता है, जहाँ की 4 से 5% चाय बनती है, उसको यदि हम अर्ली क्लोजर करें तो एक तो प्रोडक्शन में कमी होगी और दूसरा उस समय काफ़ी हद तक कमज़ोर क्वालिटी की चाय बनती है, वो भी सिस्टम से आउट हो जाएगी। तो ये 50 मिलियन चाय को टेक केयर करेगा और ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई।
सो ये हमारा एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो कि हम लोगों ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने रखी है और हम चाहते हैं कि वो कंसिडर हो, क्योंकि दो मेन एसोसिएशन है, रादर सीसीपीए इटसेल्फ इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये किसी तरह लागू हो जाए। पॉइंट टेकन दैट। अब आगे जाकर अब यहाँ पर इंडियन कंजम्पशन, इंडियन एक्सपोर्ट्स और इंडियन प्राइसेस को अगर ये तीनों ही नंबर्स को देखा जाए तो आपकी किस तरह की कैलकुलेशंस हैं? अगर आप इंडियन प्रोडक्शन की बात करें तो हम भारत 1360 मिलियन केजी चाय बनाता है और हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन है 850 ग्राम की, जिसका मतलब हुआ कि 1100 मिलियन केजी हम डोमेस्टिक कंजम्पशन करते हैं और नेट एक्सपोर्ट हमारा 200 मिलियन केजी है। सो वी आर लेफ्ट विद 50 to 60 मिलियन सरप्लस इन द सिस्टम, जो कि सारे मार्केट को खराब कर रहा है। तो इसको हम टेक केयर करने के लिए किस तरह से प्रोडक्शन कम किया जाए, हमने एक सजेशन दिया है फॉर अर्ली क्लोजर, जो कि 40 से 50 मिलियन केजी को सिस्टम से आउट कर दे और ये ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा और राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब बेनिफिट करेंगे। जी संदीप जी, लेकिन चाय का जो बाजार है, जैसे आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज भी ऑन द हायर साइड है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट भी है, ये कितना ऑर्गेनाइज्ड है एज ऑफ नाउ चाय का मार्केट? देखिए, अगर आप देखें 54% चाय की उत्पादन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, जस्ट 46% इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं जो कि अपनी चाय की पत्ती ब्रॉडली फैक्ट्रीज को बेचते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी बेचते हैं जी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो क्वालिटी की मात्रा है वो थोड़ी कमजोर है, कम है। तो अगर देखा जाए तो करीब 60 से 65% चाय जो आज सिस्टम में अवेलेबल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ओके तो फिर इन सब के मद्देनजर अब आपको कैसा लगता है, जिस तरह का एक्सेस के साथ अभी भी हम काम कर रहे हैं, आज की डेट में कितना एक्सेस है और जिस तरह की डिमांड है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है अब प्राइसेस कहाँ रह सकते हैं? जैसे लास्ट ईयर का की फिगर के हिसाब से 50 से 60 मिलियन केजी अभी सिस्टम में सरप्लस है। ओके लेकिन ये वर्ष नॉर्थ इंडिया में काफी खराब वेदर कंडीशन से शुरू हुआ है, जहाँ की लास्ट 5 महीने में हार्डली कोई वर्षा हुई है। तो उसके कारण जो मार्च का क्रॉप है वो काफी डाउन है, 25 से 30% मार्च का क्रॉप डाउन रहेगा, जिसका कन्वर्जन है करीब 15 से 20 मिलियन केजी। सो शुरुआत इतनी कमजोर नहीं दिखती है, लेकिन आगे आगे जैसे सीजन शुरू होगा किस तरह का वेदर पैटर्न रहता है और क्या प्रक्रिया होती है वो देखने लायक है और उसके बाद ही बाजार अपना रुख लेगा। तो यहाँ से अगर परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट भी लेके चलें तो आपको लगता है 2-3-4% जैसा कि एवरेज रहा है उतना ही बढ़ेगा, या कैसे देखते हैं प्राइसेस? अगर आप देखें लास्ट ईयर एवरेज लोअर थी, करीब 6-7% लोअर थी। तो अगर कुछ वेदर पैटर्न ऐसा ही रहा और क्रॉप फर्दर डाउन हुई तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी प्राइस में स्टेबिलिटी आए और कुछ प्राइस में बढ़ोतरी हो। लेकिन अगर नॉर्मल क्रॉप आगे जाकर स्टेबलाइज हो जाती है तब वापस वही डिमांड और सप्लाई का रुझान शुरू होता है और स्ट्रगल प्राइस की वहीं से शुरुआत होती है। बहुत शुक्रिया संदीप सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कॉन्वर्सेशन है जहां पर माना जा रहा है कि कुछ बहुत कंसर्न्स अभी भी चाय के सेक्टर में हैं, लेकिन कोशिश यही है कि वीक क्वालिटी की चाय और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स यहां पर स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकें, उसके ऊपर ऑफकोर्स यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे नवनीत दमानी, उनसे करेंगे चर्चा कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर। सोने चांदी पर तो हम बात यहाँ पर कर ही चुके हैं कि किस तरह के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इंडस्ट्री का मानना है कि 71-72 तक के लेवल्स यहाँ पर अभी भी आ सकते हैं। लेकिन नवनीत, आपका क्या व्यू है, चार्ट्स पे क्या नजर आता है? आपको भी लगता है 71-72,000 के लेवल्स यहाँ पर बहुत जल्दी हम रियलिटी बनता हुआ देखेंगे? वेल मनीषा जी, जैसे रेनिशा ने भी बताया कि मुझे लगता है कि काफी एक्सूबरेंस चल रहा है प्राइसेस में और ये कहाँ जाके थमेगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अंडरलाइंग मैक्रो कुछ ऐसा जस्टिफाइबल नहीं है जो इस प्राइस रैली को अपोर्शन कर सको, जो प्राइसेस को जहां ले जा रहा है वहां तक ले जा सके। और नाउ कहने वाली बात तो ये है कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और ये करीब 2350 के आसपास जाके थोड़ा बहुत ले सकता है, क्योंकि यहाँ से $50 और है, लगभग प्राइसेस में 1000 से 1200 रुपए की इजाफा और देखने मिल सकता है। सिमिलर मूव हमको चांदी में भी कैचअप करते हुए देखने मिल रहा है, जहाँ पे चांदी काफी सुस्त थी एज कम्पेयर टू गोल्ड
फॉर मच ऑफ द मंथ, बट लास्ट 2-3 दिन में एक अच्छा कैचअप चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्राइस को लगभग 80,000 के आसपास ले आई है। मुझे लगता है कि 82,000 से 85,000 के तक के स्तर तो हमको बहुत ही जल्द देखने मिल जाएंगे, और इवेंचुअली हम $30 को पार कर देंगे चांदी में इस बार, आफ्टर से प्रॉब्ली डिस्कसिंग। लास्ट 2-3 साल से डिस्कशन हो रहा है कि $30 हो जाएगी चांदी, बट ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये $30 के आसपास जाने के लायक मोमेंटम सेट इन हो चुका है। जी हाँ, ऑल टाइम हाइस पर सोना और चांदी, और यहाँ से कुछ और खरीदारी, स्पेशली चांदी में अब लोग यहाँ पर ज़्यादा बुलिश होने लगे हैं। मेटल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉपर अब 14 महीने के हाइस पर है, एल्यूमिनियम 13 महीने के हाइस पर, जिंक में 3 महीने के हाइस पर यहाँ पर कारोबार है। और आप देख सकते हैं 1 से 2% की तेज़ी अब यहाँ पर बनती हुई 800 के स्तर अब कॉपर में MCX में देखने को मिल रहे हैं। नवनीत, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी रही है। बहुत ही मल्टीपल मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन रहा है पूरे बेस मेटल पैक में, और उसके बाद एक इंक्रीमेंटल पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है। सपोर्ट मिला है हमको चाइना के पॉजिटिव आंकड़ों की तरफ से, जहां पे चाइना के PMI दोनों ही PMI पॉजिटिव रुझान दिखाए है। उसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी उनका जो पिछले हफ्ते आया था, वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो अब मेरा बायस साल के शुरुआत से ही रहा है कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में आपको बेस मेटल में अच्छी इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकती है, बिकॉज ऑफ चाइनीज बाउंस बैक, एंड लग रहा है थोड़ा सा जो माहौल है पहले ही सेट इन होने लग गया है। तो ओवरऑल बायस स्ट्रांगली पॉजिटिव है बेस मेटल में, एंड इनफैक्ट पर्टिकुलरली कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये 3 मेटल में तो एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। 800 का स्तर, क्या मुझे लगता है 840-50 का स्तर या $10,000 तक के लेवल्स भी आपको बहुत जल्द कॉपर में देखने मिल जाएंगे। सिमिलर ट्रेंड हमको एल्यूमिनियम में देखने मिल रहा है, जो कि करीब करीब 2000 से 2200 के रेंज में बहुत टाइम तक स्टक था, और जब ये मोमेंटम सेट इन हो गया तो 2400 तक का स्तर आपको बहुत विद इन नो टाइम देखने मिला है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि छोटा मोटे करेक्शन इनमें आते रहेंगे टाइम एंड अगेन, बिकॉज थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़े से टेक्निकल पैरामीटर्स इंडिकेट करेंगे, बट इवेंचुअली एज वी अप्रोच से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इनमें पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहना चाहिए, और यहाँ से 5 से 10% की बढ़त दोनों तीनों में देखने मिल सकती है। ऑलराइट, अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। वो एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हमने जोरदार तेजी आते हुए देखी है। लेकिन कॉपर के चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि द बेस्ट ऑफ गेन्स एक्चुअली हमने यहां पर आते हुए देखे हैं। ये ऑफ कोर्स यहाँ का इंटरडे चार्ट है, लेकिन अगर हम 1 मंथ और 3 मंथ के चार्ट्स लेकर आएँ तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 720 के लो के साथ 801 तक की तेजी हमने 1 महीने में आते हुए देखी है, जो कि 10% का एक फिनोमिनल मूव कॉपर में है। और जैसे नवनीत कह भी रहे थे कि बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी, और पिछला 1 महीना एक्चुअली काफी डिफाइनिंग रहा है यहाँ पर मेटल्स के लिहाज से। नवनीत, एनर्जी में अब यहाँ पर क्या करने की सोच है, बिकॉज यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त है। MCX पे तो प्राइसेस 7100 के आसपास, 8990 के बीच में यहाँ पर ब्रेंट। वेल, एनर्जी में अगर इफ आई हैव टू चूज बिटवीन नेचुरल गैस एंड क्रूड, तो मुझे लग रहा है नेचुरल गैस एक रीजनेबल बॉटम बना के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक 140 के स्तर नहीं टूट जाते, नेचुरल गैस बाय ऑन डिप वाला कमोडिटी बन चुका है। काफी मेजर फॉल हम इसमें देख चुके हैं, और जो फंडामेंटल्स है वो इतने भी बुरे नहीं हो गए थे जो प्राइसेस को 120-130 तक ले गए थे। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर 10 रुपए के जोखम से कोई पॉजिटिविटी या बाय करना चाहेगा, तो आपको 180 तक के स्तर ऊपर में देखने मिल सकता है। तो 20 से 25 रुपए की बढ़त आपको नेचुरल गैस प्राइसेस में देखने मिल सकती है। क्रूड प्राइसेस में भी जैसे आपने बताया कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 90 के आसपास आके थोड़ा सा एक बैरियर सा अड़ रहा है। मुझे लगता है कि 70 to 100 निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस को, या $90 का स्तर, बट इवेंचुअली वो प्राइसेस हमको अगले 1-2 हफ्ते में देखते हुए मिलेंगे। बट फिलहाल अगर हम 1-2 दिन की ट्रेंड की बात करें, तो एक बार 7000 का स्तर या यार से 100 से 125 रुपए की मंदी आपको एक बार देखने मिल सकती है, बिकॉज कोई मैक्रो न्यूज अब जब तक नहीं आएगी तब तक प्राइसेस को कोई नई दिशा नहीं मिलेगी। और कल के जो इन्वेंट्री भी आई थी वो भी मिक्स थी, उसमें भी कुछ खास ट्रेंड नहीं उभर के आया। तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा कूल ऑफ आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने मिल सकता है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर रुपए की तरफ, क्योंकि लगातार चाहे 1-1, 2-2 पैसा करके ही सही, लेकिन यहाँ पर कमजोर ये भी लगता हुआ नजर आया है। वेल, डेफिनेटली रुपये में तो एक बहुत मेजर कंसोलिडेशन, करीब 8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो प्राइसेस यहाँ पर भी वो जिस तरह का मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि कहीं ये डिसेप्टिव या फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। बट अगर ये एक्चुअल ब्रेकआउट है तो प्राइसेस में करीब 1 से 1.5 रुपए की बढ़त आपको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। तो आई थिंक इस वीक का क्लोजिंग बहुत डिसाइसिव रहेगा एज फार एज रुपी इज कंसर्न। अगर 8350 के ऊपर रीजनेबल क्लोज मिलता है आपको, तो वीकनेस आपको 1 से 1.5 रुपए की यहाँ पर लगता है कि अगले कुछ महीनों में देखने मिल सकती है।
नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक बाजारों में बनती हुई नजर आई है, लेकिन ज्यादातर बाय कॉल्स हैं यहाँ पर और तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सोने, चांदी, नेचुरल गैस और कॉपर में अब भी बरकरार। बहुत शुक्रिया नवनीत साथ देने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।